हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का ये। ठीक है, आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये कहता है कि एक वो उसमें जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। एक्स और वाई आपके जो कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं, उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन का ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 लाइन का ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये बात कर रहा है किसके, पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आपको पहले से पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये एक लाइन का ग्राफ हमें देता है। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह दिया, इसका मतलब कि पेयर मिलेगा, मतलब कि 2 लाइनें मिलेंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें पढ़ना है कि वो दोनों लाइन में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। क्लियर है? ये 3 कंडीशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। पहला, या तो दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो सकती है, या फिर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर कोइंसिडेंट, मतलब इसी के ऊपर ये लाइन ऐसे ये लाइन जाएगी, ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं और इन्हीं कंडीशंस को हमें जो है बताना है कि आप इक्वेशंस को देख करके कैसे बता सकते हो कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो पैरेलल लाइंस के हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस के हैं या फिर कोइंसिडेंट कंडीशंस के हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है। अच्छा, अब आप देखें, आपको प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में हमने क्या बताया था कि अगर कोई पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ऐसे ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये मान लें x1 y1, ये मान लें x2 y2, ये मान लें x3 y3, ये वाला पॉइंट x3, y3। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे इस लाइन के क्या हैं, सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। क्योंकि अगर मान लें कि अगर कोई इक्वेशन अगर दे दे कि 3x + 2y - 3 = 0, ठीक है, तो ये सारे जो x और y वेरिएबल्स हैं, तो ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारे पॉइंट ये बता रहे हैं कि इस लाइन का इक्वेशन जो है, ये सॉल्यूशन इस लाइन के इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ पे जो भी x और y की वैल्यू है, इस इक्वेशन में जब आप रखोगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। नहीं समझ आया? फिर से बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला जो होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो y होता है। तो जो भी ऑर्डर पेयर्स आपको ये सारे पॉइंट्स के जो मिल रहे हैं, ये सारे इस लाइन ग्राफ के इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये x और ये y की वैल्यू जब x और y के प्लेस पे रखा जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अगर 0 मिलती है तो ये सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है, अब जाहिर है कि ये पॉइंट जितने भी हैं इस इक्वेशन पे रखने पर ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगी, हर हाल में करेगी।
अगर नहीं किया तो ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा। अब जैसे मान लें कि ये सारे पॉइंट्स हैं, अब कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक, और इसका मान लें कि हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लें कि एक्स आपका कुछ भी हो जाए, एक्स वाई अगर कोई मान लें कोऑर्डिनेट है, x10 ले लें, y10 ले लें, ठीक है, ऐसे ले लें। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट क्या इस लाइन पे है? क्या ये पॉइंट इस लाइन पे है? नहीं है। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, इस x और y की जो वैल्यू है, जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ यही होगा क्योंकि इस लाइन ग्राफ का इक्वेशन ये है। तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, उन सारे पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उसकी वैल्यू जब इस इक्वेशन में आप रखोगे तो ये वैल्यू हमें 0 करके दे देगी, ये वैल्यू हमें सेटिस्फाई करेगी। ठीक, इसलिए ये सारे पॉइंट्स इस लाइन ग्राफ के, इस लाइन इक्वेशन के सारे पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, ये सारे के सारे इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। जबकि ये पॉइंट इस लाइन के बाहर है, आउटसाइड है, तो ये जो वैल्यू होगी एक्स वाई की, जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब कि ये पॉइंट, ये जो सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओनली दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन हैं, बट ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखें कि ये जो लाइन है, इसके सारे पॉइंट्स इस लाइन पे जो भी होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। एक्स वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स इसके बनेंगे, ऐसे ही इसके पॉइंट्स जो होंगे, इनके पॉइंट्स भी इनके सॉल्यूशन होंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। तो ये बताइए कि कोई भी पॉइंट इस लाइन का हो या इस लाइन का हो, ठीक है, क्या कोई पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रही, कॉमन पॉइंट है? नहीं है। कोई भी पॉइंट इस लाइन का इस लाइन से कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने का मतलब कि ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो इनके जो सॉल्यूशन हैं और जो इनके सॉल्यूशंस हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट होंगे। कोई भी कॉमन सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब कि पैरेलल लाइन में मतलब नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन के लिए क्या का मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन, यानी यहां पे आपको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। देयर इज नो एनी कॉमन सॉल्यूशन, नो एनी कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, नो एनी कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, फिर से लिख देते हैं इसको कि इनके सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, कि नो एनी कॉमन सॉल्यूशन, नो एनी कॉमन सॉल्यूशन। ठीक, अब इस इक्वेशन में, इस लाइन में देखो, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन का सॉल्यूशन है। इस लाइन का, पहली वाली लाइन का, मान लें ये L है, ये लाइन L है, मान लें ये L है और ये M है। ठीक, यहाँ पे भी ये लाइन L और ये M, ये लाइन L और यही M आपका। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं,
ठीक है, गौर से देखिए आप इसको, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स वो इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे, ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के लिए सॉल्यूशन होगा, लाइन एम के सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन एक कंडीशन यहां पे ये देखो कि इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, वो एक्स वाई जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा और यूनिक होगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सॉल्यूशन हमारा एक ही कॉमन होगा। इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही होगा, यूनिक, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन कॉमन सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोलते हैं, कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, यहाँ वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि एक ही सॉल्यूशन जो होगा वो कॉमन होगा। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पे एल पे, वो सारे पॉइंट्स एम के भी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे ये लाइन अगर है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन ओवरलैप कर जाए, ऐसे कोइंसिडेंट कर जाए, यानी एक वही लाइन है जो लाइन ये जा रही है एल, वही लाइन इसी पे दूसरी वाली लाइन इसी के ऊपर बिल्कुल कोइंसिडेंट कर जा रही है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे, यानी कि सेम लाइन हम कह सकते हैं, दोनों लाइन सेम हैं, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो जाहिर है कि इस लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, इस लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन एल और लाइन एम जो है, सारे पॉइंट्स एल के एम से क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कर जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोइंसिडेंट कर जा रहे हैं, इसलिए ये लाइन इस लाइन से कोइंसिडेंट कर जा रही है। तो इसका मतलब कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं एल के, वो सारे सॉल्यूशंस एम के भी हैं। इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस आर कॉमन, मेनी सॉल्यूशंस कह लें या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह लें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, एक है पैरेलल की कंडीशन, ये पैरेलल की कंडीशंस हैं, पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो पैरेलल की कंडीशंस में नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस में ओनली वन सॉल्यूशन इज कॉमन। ठीक है, कोइंसिडेंट की कंडीशंस में सारे के सारे सॉल्यूशन सेम है, इसलिए मेनी सॉल्यूशन या कह लें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक वर्ड आता है बच्चों, वो है कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ये दो वर्ड आते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ये होते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट वो होता है, कंसिस्टेंट वो होता है जब सॉल्यूशंस आपके या तो पूरे के पूरे मिल जाएं, या फिर एट लीस्ट एक कॉमन सॉल्यूशन हो। तो कंसिस्ट करता है कॉमन, कंसिस्ट का मतलब वर्ड से ही आप समझ जाइए, कंसिस्टेंट यानी ये वैल्यू कंसिस्ट करती है, मिलती है। यहां पे कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मिल रही है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन है,
कोई एक भी सॉल्यूशन इसका एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो ये पैरेलल वाली कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। अब कंसिस्टेंट की बात करें, कंसिस्टेंट यानी कि यहाँ पे देखो एक वैल्यू तो कंसिस्ट कर ही रही है कॉमन, यहाँ तो सारी की सारी कर रही हैं, यहाँ पे तो सारी की सारी वैल्यूज कंसिस्टेंट है, सब मिल रही हैं, बट यहाँ पे एक ही मिल रही है, तो कंसिस्ट है ना, कंसिस्टेंट है ना, ये कंसिस्ट करता है, तो इसका मतलब कि कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि इंटरसेक्टिंग के लिए भी कहा गया है और कोइंसिडेंट के लिए भी कहा गया है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन कॉमन ना हो, इनकंसिस्टेंट यानी कंसिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये वैल्यू कोई भी कॉमन नहीं मिलती है हमको, कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, तो सिर्फ पैरेलल कंडीशंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है दोनों कंडीशन में, इसमें सारे के सारे मिल रहे हैं कॉमन, इसमें तो एक ही मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना, मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो इट मीन्स कि कंसिस्टेंट होगा इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट होगा कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में, भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कंसिस्ट वर्ड से ही समझ जाइएगा कि एक तो सॉल्यूशन एटलीस्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, इसके लिए कंसिस्टेंट वर्ड यूज किया जाता है, और दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब और भी बातें बता देते हैं आपको, जब तक इसे इरेज कर दिया जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत गुनगुनाते रहना चाहिए, इससे क्या होता है कि टेंशन जो होती है वो दूर होती है, ऐसे तो टेंशन है नहीं लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बट अगर हौसला आपके पास बुलंद हो तो वो सारी टेंशन्स आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है, उसको एंजॉय करिए, एंजॉय लाइफ को, क्या करिए, एंजॉय, जब एंजॉय करेंगे आप तो लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशंस की, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस के मेथड हम बताते हैं। सॉल्यूशंस कितने तरह के मेथड्स होते हैं? पहला होता है आपका क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि अगर मान लें कि दो इक्वेशन है 3x + 2y - 6 = 0, और एक आ गया मान लें आपका 6x - 5y + 2 = 0, ठीक है। अगर ये दो इक्वेशन है, मान लेते हैं ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि हम एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे आप ये वाला इक्वेशन ले लो, चाहे आप ये वाला इक्वेशन ले लो, ठीक है, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू यहां से आप y के फॉर्म में निकाल लो, x की वैल्यू y के फॉर्म में आप निकाल लो, और उसी इक्वेशन में नहीं रखना है। अब एक इक्वेशन से आपने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाला, तो उस x की वैल्यू को ले जाकर के सेकेंड वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे
पुट कर दीजिए। तो जब आप x के प्लेस पे पुट करोगे तो वहाँ पे y के फॉर्म में आएगा और y भी है, तो x क्या होगा, वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो x रहेगा ही नहीं। ठीक, जब x रहेगा नहीं तो सिर्फ y बचेगा। तो जब y बचेगा तो y की वैल्यू आसानी से वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और उस y की वैल्यू जब निकल गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप पहले वाले में या दूसरे वाले इक्वेशन में, आप रख करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जब y की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख कर x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं समझ में आया? चलो दिखाता हूं मैं। यहां पे आप देखो 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। आप एक काम करो, इस पूरे टर्म को उठा करके इस तरफ फेंक दो मतलब इस पूरे टर्म को उठा करके आप इधर ले जाओ। तो जब आप पूरे टर्म को उठा करके इधर ले जाओगे तो क्या चेंज होता है, साइन चेंज हो जाती है। ये 2y भाई साहब जो है इधर आकर के माइनस 2y हो जाएंगे, और ये भाई साहब माइनस 6 है तो ये इधर आकर के अपना रंग चेंज कर लेंगे, प्लस 6 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू माइनस 2y। अब यहाँ से देखो x के जगह पे एक वैल्यू और भी है 3, इसको भी हटाओ। माइनस 2y प्लस 6 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपको क्या मिली, x की वैल्यू आपको y के फॉर्म में मिली है। इसी x की वैल्यू को ले जाकर के सेकेंड वाले इक्वेशन में धूम पुट कर दीजिए आप। ठीक, x के प्लेस पे ये x है, यहां पे आप इस वैल्यू को ले जाकर के क्या करो, पुट कर दो। ठीक, चलो पुट करो। यहां पे 6x है, x के प्लेस पे क्या लिखा, माइनस 2y प्लस 6 अपॉन 3, 6x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में कहीं x दिख रहा है आपको, कहीं भी x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 2y प्लस 6 माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4y प्लस 2 6 12 माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y माइनस 5y मिलके माइनस 9y हो गया, प्लस 12 प्लस 2 मिलके यहाँ पे आपका हो गया प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 14 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो माइनस 9y है यहाँ पे, तो माइनस 9y से क्या होगा, फिर y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस 14 अपॉन माइनस 9। ठीक है, ये माइनस 14 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 14/9। देखो y की वैल्यू आ गई 14/9। अब इस y की वैल्यू को ले जाकर के किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें ले जाकर के आप रख दो, x की वैल्यू भी निकल जाएगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कि x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वर्ड से ही लग रहा है, एलिमिनेट, कोई x या y एलिमिनेट कर दो। कैसे? या तो सब्ट्रैक्शन करके या तो एडिशन करके। ठीक है, चलिए उसको भी बता देते हैं कैसे होगा। बच्चों, एक आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ये एक्टिविटी हमको और हमारे काम में और इंटरेस्ट पैदा करेगी। हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर के आएंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। ठीक है, तो हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है,
चलिए एलिमिनेशन मेथड बताते हैं हम आपको। मान लेते हैं कि x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक ये है। दूसरा है मान लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी आप तो देखिए इसमें करते क्या है, एलिमिनेशन मेथड मतलब कि एक किसी x या y को एलिमिनेट करना है, x या y को एलिमिनेट करना है। तो कब एलिमिनेट होगा? अगर मान लें 2x है, यहाँ माइनस 2x आ जाए तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस 2x कब आएगा? जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब। या फिर मान लो ऑलरेडी ये -2 है तो आप इसको ऐड कर दो तब कट जाएगा, क्योंकि देखो जब 2x और 2x जब होंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी साइन चेंज होगी, तभी कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी माइनस में है तब आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तब आप ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। ध्यान रहे कि इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, इन दोनों की साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन करोगे, अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप ऐड करोगे, ठीक है। ताकि जब इन दोनों की साइन जब अलग अलग होगी तो एडिशन करोगे और वैल्यू इक्वल होगी। अगर मान लें ये 2x है, ये -2x है, तो जब वैल्यू ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और अगर ये दोनों की साइन सेम है तब आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप, या फिर या तो ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सब्ट्रैक्ट करें, कुछ मतलब कि दोनों के साइन सेम कर दें और दोनों की कोफिशिएंट वैल्यू सेम कर दें। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी और उससे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे ये 2x ऑलरेडी यहाँ पे है, ये 2x है, यहाँ पे x है सिर्फ, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो सिर्फ यहाँ पे नहीं करते मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 तो पूरे इक्वेशन में होगी, वो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर का तो वो पूरे इक्वेशन में होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -6। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये +2x, ये भी +2x, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला -2x हो जाएगा और कट जाएगा तो x क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? ये 2x हो गया, ये क्या हो जाएगा? +4y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी 2x है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, इसकी साइन चेंज हो गई, इसकी साइन चेंज हो गई, इसकी साइन चेंज हो गई। ये 2x माइनस 2x ये कट जाएगा, ये 4y प्लस 3y हो जाएगा आपका 7y और ये आपका -6 हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। तो 7y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12/7। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, x को एलिमिनेट किया है, तो x के दोनों कोफिशिएंट वैल्यू सेम कर दिया, साइन सेम रहना चाहिए और सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी। जब साइन चेंज हो जाएगी तो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, ठीक। मैग्नीट्यूड वैल्यू तो इनकी बराबर है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव हो जाएगा ये साइन, तो फिर क्या हो जाएगा? एक प्लस और एक माइनस, तो कट जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ y टर्म में आएगा, y का आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब y की वैल्यू निकल गई तो आप किसी भी इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, मैंने तो x की वैल्यू को कैंसिल आउट किया, आप चाहो तो y की वैल्यू को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे? मैं दिखाता हूं उसको भी करके, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे y है 2y, यहाँ पे है -3y, ठीक है। आप एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो दोनों 6 6 हो जाएंगे।
यहाँ पे आपका देखो ये इक्वेशन मिल जाएगा आपका 3x 6y माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ 2 2 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देख लो 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 2 6y, 3 3 9, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4x, 2 3 6y और 2 6 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस 6y है माइनस 6y है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे एडिशन कर दो। एडिशन जब करोगे तो साइन चेंज नहीं होती है, एडिशन करने पे नीचे वाले की साइन चेंज नहीं होती है, जो साइन रहती है वही रहती है। ठीक है, कोई साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये कट जाएगा एडिशन करने पर, और ये ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 7x, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/7। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू को ले जा करके इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो भी हम समझा देते हैं। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे सॉल्यूशन को हम निकाल रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मान लें दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा वाला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बच्चों देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम x लिखते हैं, और नीचे जब हम x लिखेंगे तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे, ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे, हम इसके कोफिशिएंट को इसके कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नीचे जो लिखा जाएगा ये b1 और b1 c2 माइनस इसके कोफिशिएंट को इससे क्रॉस कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये क्रॉस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रखा गया है। ये b2 c1, तो अब आपका देखो यहाँ पे b2 c1, इसी तरीके से y अपॉन होगा, फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन होगा। ये याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, x अपॉन जो भी होगा, y अपॉन जो भी होगा, 1 अपॉन जो भी होगा, बस इसके बीच इक्वल साइन आप लगा देंगे। ठीक है, और जब x के नीचे जब रखेंगे कोई जो वैल्यू, वो इसकी वैल्यू को नहीं रखेंगे, इसके कोफिशिएंट को हम ज़रा सा भी कोई इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो बचा उसको b1 c2 क्रॉस b2 c1, तो ये b1 c2 माइनस b2 c1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो जब y ले रहे हो तो हम b1 और b2 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे फिर, इसके कोफिशिएंट को नहीं लेंगे, इसके कोफिशिएंट को फिर हम हटा दें। ठीक है, इसके कोफिशिएंट को हम फिर हटा दें। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब इसको लेंगे y को लेंगे तो हम इसके कोफिशिएंट को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर ये बचा और ये बचा, तो इसको बच्चों क्या करेंगे, हम उठा के आगे लाएंगे। जब उठा के आगे लाएंगे तो देखो a1x और a2x ये आएगा, इसको आगे लाएंगे तो ये c1 a2 से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस c2 a1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। याद रखेंगे कोफिशिएंट वैल्यू लेते हैं, x और y इंक्लूड नहीं होगा इसमें।
ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ख़त्म हो गई y के लिए। ये याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है याद कराने का, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपने कांस्टेंट लिया है ना, इसमें x है ना y है, x यहाँ y यहाँ, x यहाँ y यहाँ, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे आप 1 लगा लो। यहाँ पे वेरिएबल था x और y, इसलिए हमने x और y लिख लिया। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इसलिए 1 लिख लिया। अब जब इसको आप ले रहे हो, जब आप इसको ले रहे हो तो इसकी वैल्यू इसकी कोफिशिएंट या जो भी वैल्यू है ये इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे बचा कौन, ये देखो, ये a1 भाई साहब a2 से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस a2 भाई साहब b1 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो a1 b2 यहाँ लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। यही है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, ये बन गया हमारा, ये हमारा बन के तैयार हो गया। फिर से एक बार देख लो, जब x लिया यहाँ पे तो x अपॉन जो भी होगा, y अपॉन जो भी होगा, 1 अपॉन जो भी होगा, बीच में इक्वल की साइन लगा लेना, एकदम सिंपल। अब क्या करोगे, जब x लोगे तो x के कोफिशिएंट को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, x के नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो x का कोफिशिएंट नहीं होगा। b1 c2 b2 c1 b1 c2 b2 c1, देख रहे हो क्रॉस ऐसे और ये ऐसे, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। अब जब बच्चों y ले रहे हो तो अब आपको c1 c2 इसको यहीं रहने दो, इसको उठा करके यहाँ पे लाओ, इसको उठा करके यहाँ पे लाओ, c1 a2, ये a2 नीचे है, c1 a2 c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1 आएगा। और जब आप इसको लोगे तो फिर ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। फिर a1 b2 a2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। अब ये इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। अब देखो कितनी आसानी से आप x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो, यहां तक क्लियर है। चलो, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो, आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो, क्योंकि ये सारे रेशियोज जो हैं आपस में इक्वल हैं, ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपस में इक्वल है, x अपॉन दिस इज इक्वल टू y अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो आप क्या करो, इनका और इनका कॉम्बिनेशन बना लो। तो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या होगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब देखो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेज दो, क्रॉस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकल करके आ गई, ये, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट वैल्यू रख करके और आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको देखिए y को निकालना होगा, तो हम y का कॉम्बिनेशन ये वाला लेंगे, कौन सा, ये वाला लेंगे, कौन सा, ये वाला लेंगे, ठीक, ये वाला लेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये y है, ये यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन, ये तो सेम रहेगा इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। चलिए, ठीक, तो ये था सॉल्यूशंस कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड हमने बताया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमने बताया एलिमिनेशन मेथड, तीसरा हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों समझ में तो आ गया होगा आपको तीनों मेथड।
बिल्कुल नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से रिवर्स करो, मेरे वीडियोस को फिर से बैक करो, फिर से देखो, रिपीट कर करके देखो, समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक टॉपिक बच गई, उसको भी हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर हम इक्वेशंस गिवन हो, क्या गिवन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। हम कैसे बताएं इक्वेशंस देखकर कि वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं, जो लाइन का ग्राफ दे रहे हैं हमें, वो हमें इंटरसेक्टिंग देंगे या पैरेलल देंगे या फिर कोइंसिडेंट देंगे। देखिए, तो देखिए अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कैसे हम रेशियोज के बेसिस पर कोफिशिएंट जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, उनके रेशियोज के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि वो दोनों लाइन का इक्वेशन आपस में इंटरसेक्टिंग हो गया या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, कैसे हम पहचानेंगे। जैसे मान लें हमने लिखा यहाँ पे, क्या निकालने जा रहे हैं, कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लें कि दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो इन दोनों का रेशियो है a1/a2 और b1/b2 और ये c1/c2, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर इनके रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल हो और c1/c2 भी आपस में ये तीनों रेशियोज इक्वल हो, तो ये हमें बताता है मेनी सॉल्यूशन, कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। मेनी सॉल्यूशंस कह लें या फिर हम ये कह लें कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्लियर है। अगर तीनों x, पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट को कहते हैं a1 b1 और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू c1। x का कोफिशिएंट है पहले इक्वेशन का a1, y का कोफिशिएंट है b1 और ये है कांस्टेंट वैल्यू c1। दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है वो है x का कोफिशिएंट, उसको a2 मान लेंगे, y के कोफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट वैल्यू को c2। तो अगर इन x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल आ जाए और कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल आ जाए, तो ऐसे कंडीशंस मेनी सॉल्यूशंस के लिए होते हैं। मेनी सॉल्यूशंस में ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कोइंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, दूसरा कंडीशन है बच्चों, दूसरा कंडीशन है कि बस लास्ट वाले को कट कर दो, नॉट इक्वल टू कर दो, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये होगा, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे में मेनी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे थे, अब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ऐसी कंडीशंस के लिए नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि वो दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको कि याद कैसे किया जाता है।
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर आपस में सारे इक्वल हैं तो मेनी सोल्यूशन होंगे, सारे के सारे इक्वल तो मेनी सोल्यूशन। लास्ट वाला कट कर दो, उल्टा कर दो, इसका मेनी सोल्यूशन का उल्टा क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड वाला जो कंडीशंस है वो है आपका क्या कि थर्ड वाले में क्या होगा, शुरू में ही नॉट इक्वल हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आगे जाने की ज़रूरत हमें C1/C2 के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में बचा क्या, मेनी का उल्टा नो सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका तीसरा कंडीशन, यूनिक सोल्यूशन। ये है याद करने का तरीका, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि वो दोनों लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्लियर है। तो अगर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स अगर आपके दिए हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, तो उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से पहले हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 पहले निकाल लें कि क्या होगा। उसके बाद हम उनके रेशियोज की वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि क्या ये सिचुएशन में आ रहा है या फिर वो इस कंडीशन में आ रहा है या फिर वो इस कंडीशन में आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि तीनों के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो वो होगा मेनी सोल्यूशन, और अगर ये आपस में इक्वल है बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। मेनी का उल्टा हो जाएगा नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं। और यहाँ पे शुरू में ही अगर कट हो जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। इट मीन्स वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को वन सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन तो एटलीस्ट होगा ही होगा। ठीक, तो ऐसे आप मान लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं अब कैसे। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए 3x + 4y, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसी में हम करते हैं 6x + 8y - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3/6 क्या होगा, 3/6 और ये 4/8 और ये -2/-4, ठीक, कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये भी कटेगा 1/2, ये भी कटेगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएंगे, तीनों रेशियोज आपस में 1/2 1/2 1/2 आपस में तीनों रेशियोज इक्वल हैं। तो इक्वल है इट मीन्स कि ये दोनों, ये सॉल्यूशन किसका होगा, ये मेनी सॉल्यूशन का होगा इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों एक और तरीका हम बता दें आपको पहचानने का। यहाँ पे देखो ये 3x है, 4y है, -2 है, सेम इक्वेशन ये भी है, लेकिन बस हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 3 जा 6x हो जाएगा, 2 4 जा 8y हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यही इक्वेशन है बट हमने सिर्फ किया क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जाहिर है कि इक्वेशन वही है, तो ग्राफ, लाइन का ग्राफ जो होगा वो एक ही होगा, एक ही लाइन होगी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ये लाइन और ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एक मेनी सोल्यूशन का दे दिया। अगर मान लें यही रेशियोज अगर इक्वल नहीं होते, यहाँ पे कर दिया हमने, मान लें यहाँ पे हमने कर दिया -8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे कंडीशंस फॉल्स हो गई, पहले ही फॉल्स हो गई, क्या हो गया, यहाँ पे देखो कैसे कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे हो गया 4/-8, ठीक। यहाँ पे देखो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या 1/2 जो है वो -1/2 के इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, ये पहले ही रॉन्ग हो गया। A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे -1/2 है ना, दोनों इक्वल है नहीं, 1/2 अलग है, -1/2 अलग है। ठीक, दोनों की सिर्फ साइन चेंज है, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। तो यानी कि इन दोनों का रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन जो होगा वो कॉमन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, कॉमन। ठीक है, एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक, अब अगर मान लें कि लास्ट में, अब इसी में हम एक वैल्यू और चेंज कर देते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं एग्जांपल। अब मान लें कि यहाँ पे हमने कर दिया प्लस, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे 3/6 है, यहाँ पे 4/8 है और ये इज इक्वल टू है आपका -2/4। तो क्या ये इक्वल होगा, देखो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 1 जा 2 और
2 2 ज़ा 4। तो देखो क्या ये 1/2 ये 1/2 ये आपस में इक्वल है, लेकिन लास्ट वाली कंडीशन क्या हो जा रही है, नॉट इक्वल टू -1/2, यही ना हो रही है। तो लास्ट में लास्ट वाली वैल्यू जो लास्ट वाला फ्रैक्शन वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो वो किस कंडीशन में हो रहा है, वो इस कंडीशन में हो रहा है। तो ये इसका मतलब कि नो सोल्यूशन है, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल्स हो गई। अब देखिए इक्वेशन को कैसे बनाया हमने। पहला इक्वेशन हमने बनाया कैसे, हमने सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन कर दिया था सिर्फ मल्टीप्लाई करके 2 से। फिर क्या किया हमने, फिर इसकी साइन हमने चेंज कर दी, सिर्फ साइन चेंज किया है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो पाई। जब ये दोनों x a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो कौन सी कंडीशन हो गई, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हो गई यूनिक सोल्यूशन की। और फिर जब लास्ट में हमने इसकी साइन बदल दी, इसकी साइन नहीं बदली, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो था, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं था। तो लास्ट वाली कंडीशन जब नॉट इक्वल हो गई तो वो कंडीशन हो गई नो सॉल्यूशन की। ठीक, बस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन दे दे और कह दे कि इस इक्वेशन को आप इंटरसेक्टिंग बनाओ, पैरेलल बनाओ, यूनिक आप चाहो तो उसको मेनी सोल्यूशन बना लो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सिर्फ साइन बदल देना। अगर इन सारी रेशियोज की वैल्यू सेम है, सिर्फ करना क्या, साइन चेंज कर देना। जब साइन चेंज कर दोगे तो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, नॉट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव इक्वल कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लो 1/2 है पॉजिटिव है, 1/2 एक निगेटिव है, -1/2 है +1/2 है, तो दोनों डिफरेंट होंगे ना। ठीक है, तो वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है कि दो इक्वेशंस गिवन होंगे और ये बताना होगा कि वो मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको और भी वीडियोस आपके लिए ले करके आएंगे। जब बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वो हम आगे आपको बताएंगे, बट अभी तो चैप्टर्स एक्सप्लेन करने दीजिए हमें। ठीक है, सारे चैप्टर्स मैं जब आप कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद फिर मैं बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा और वो बताऊँगा। ठीक है, जब तक हमारी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।